नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हिंदी साहित्य यूनिट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जिनमें आपको यूनिट फर्स्ट के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उसके आगे हम ये वीडियो करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपका आज का पहला प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे, आज 21 से है। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका आज 21 नंबर का क्वेश्चन, 21वां प्रश्न ये रहा दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिए, सूची 1 आपको यहाँ दे रखी है, सूची 2। अभी देखिए दोस्तों, आपको उच्चारण स्थान के आधार पर नाम दिए रखे हैं और व्यंजन ध्वनियाँ बताई गई हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पिछले साल यानी 2023 में, मार्च 2023 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, तालव्य। अब तालव्य में कौन कौन से आते हैं? ईचु ऐसा नाम तालु, यानी कि आपका चा वर्ग जो होता है वो तालव्य से, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक। और ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का थर्ड। और अगर हम बात करें यहाँ पर मूर्धन्य, ऋतु राशाणाम मूर्धा, यानी टा वर्ग किस में आता है? मूर्धन्य में, ठीक। ये आता है बी का पहला हो जाएगा, ठीक। और आपने पढ़ा होगा कंठ में कौन सा आता है? आकुहा विसर्जनाम कंठा, तो ये कंठा में कौन सा आ जाएगा? सी का 2 आ जाएगा। कंठ, कंठ ध्वनि किसे? कंठ ध्वनि ये जो आप देखेंगे वो सी का ये 2 का वाला, ठीक। इसके बाद देखिए वर्ष। अब एक ही ऑप्शन बचा है, ये जो ला सा हा और ना, ये किस में आ जाएगा? वर्ष में। यानी देखिए, पहले का एक है 3 3 1 2 4, 3 1 2 4, क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन नंबर है डी। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। दूसरा कथन है, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। देखिए, ये कथन भी दोस्तों बिल्कुल सही है राष्ट्रभाषा के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। भारत की जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, यानी राजकाज में यूज़ करने वाली भाषा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन ये भारत की अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा के हिसाब से दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन की बात करें तो दोनों कथन, एक और कथन दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा आज का 23वां क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अब देखिए दोस्तों, संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए, नेट दिसंबर 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 347 की, तो ये जो है वो राज्य की भाषा के लिए प्रावधान है। इसमें है राज्य की भाषा के लिए प्रावधान। अगर अनुच्छेद 348 की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की बात की गई, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट के भाषा की बात की गई है। अगर देखिए दोस्तों, हम बात करें अनुच्छेद 343 की, देखिए अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 एकदम सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें 345 की, तो देखिए दोस्तों, इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के बारे में बात की गई है, जिसमें विधानमंडल किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा का चयन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें राज्य की राजभाषा
का प्रावधान है, का प्रावधान है जिसमें विधानमंडल किसी राज्य की आधिकारिक भाषा देखिए दोस्तों, आधिकारिक होता है, ठीक है, आधिकारिक भाषा का चयन कर सकता है, ठीक। तो ये आपके देखिए चारों ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, यानी आज का 24वां प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए नेट जून 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है ये, नेट के हिसाब से तो बहुत इजी है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 से 351 बिल्कुल सही जवाब है। इसको बिल्कुल आप रेडी रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देखिए आपके पास ऑप्शन है 4 यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन करने से पहले एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप हमेशा आज से आपको हमेशा याद हो जाएगा कि कौन से स्वर पश्च स्वर है। देखिए इसके लिए ट्रिक है, आओ आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, बीचे बीचे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब देखिए दोस्तों, आओ उल्लू, यहाँ से देखिए आ से बड़ा आ, ठीक, ओ से ओ और आओ कितने हो गए? 3, और ये उल्लू से ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब क्या है? ये पश्च स्वर है। ये क्या है? पश्च स्वर। पश्च स्वर कितने हैं? 5 हैं। बड़ा आ, ओ, औ, ऊ, ये हैं पश्च स्वर। आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब देखिए आ, ये जो आ है, आ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी आ है मध्य स्वर, ठीक है। आ किस में आएगा? ये है मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक है, वो है छोटा आ। अब देखिए इसके अलावा जो बचे वो सब आपके आ जाएंगे अग्र स्वर। कौन कौन से अब बचे देखिए दोस्तों, तो आपका बचा छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक। अब देखिए ये जो 5 हैं ये हैं आपके अग्र स्वर। क्या है दोस्तों? अग्र स्वर। तो देखिए 5 आपके पश्च स्वर, मध्य स्वर और ये 5 अग्र स्वर, हो गए आपके 11 स्वर पूरे। तो आपसे जो क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए पश्च स्वर पूछा है आपका, तो पश्च स्वर कौन सा होता है? अब देखिए बड़ा आ कैसा है? पश्च स्वर, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए नेट 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, ठीक है, प्राचीन काल, तो देखिए प्राचीन काल में जो सबसे पहले जो भाषाएं आई वो थी वैदिक संस्कृत, इसके बाद आई लौकिक संस्कृत। अब देखिए अगर समय की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका प्रचलन रहा, ईस्वी पूर्व तक। और जो लौकिक संस्कृत थी इसका प्रचलन रहा 1000 से 500 ईसा पूर्व। अगर हम मध्यकाल की बात करें दोस्तों, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्यकाल में इसके बाद जो भाषाएं आई वो थी पाली, प्राकृत,
अपभ्रंश, जिसे बाद में अवहट भी कहा जाता है, इसी का जो विकृत स्वरूप है उसको अवहट कहा गया, अपभ्रंश, तथा इसी में अवहट को माना गया है अवहट। ठीक, अगर हम बात करें पाली का तो इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी था प्राकृत का समय। अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो 500 से 1000 ईस्वी तक समय रहा है अपभ्रंश था अवहट भाषाओं का। और इसके बाद आधुनिक समय की अगर बात करें, आधुनिक काल में जो प्रचलन है वो किसका है? हिंदी का। किसका है? हिंदी का, जो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक बोली जा रही है। ठीक, या प्रचलन में है। तो देखिए दोस्तों, पहले वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आप याद रखेंगे, फिर हिंदी है, यानी वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसको याद रखिए। तो देखिए अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये ऑप्शन है हमारे, देखिए पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यहाँ देखिए पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखिए प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब देखिए पाली तो देखिए सबसे पहले, प्राकृत से भी पहले, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अपभ्रंश, देखिए अपभ्रंश कैसे पाली से पहले आ सकती थी? ऑप्शन सी भी गलत है। हिंदी सबसे पहले नहीं आ सकती है, ऑप्शन डी भी गलत है, यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है। 26 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन 27। बताइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए आपको बताना है, का खा आपको ऑप्शन दिए, का खा गा घा, और ये आपको इनके ध्वनि गुणों से संबंधित करना है। अब देखिए अगर हम सबसे पहले सघोष की बात करें, देखिए सघोष वर्ण क्या होते हैं, पहले हम बात करें सघोष वर्ण। तो देखिए जो स्पर्श हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन, उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सघोष होते हैं। कुल सघोष कितने हैं? 33, यानी 33 सघोष वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर हम अघोष वर्ण की बात करें, अघोष, तो देखिए स्पर्श व्यंजनों का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष में गिना जाता है। और कुल अघोष हिंदी वर्णमाला में कितने अघोष वर्ण? वो 13 हैं। अब देखिए यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण की बात करी, अगर हम अल्प प्राण की बात करें, अल्प प्राण जिनको बोलते समय मुख से बिल्कुल कम ध्वनि निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। ये होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये क्या है? अल्प प्राण है। अगर अल्प प्राण की बात करें तो देखिए दोस्तों ये 31 होते हैं संख्या में, 31। और महाप्राण की बात करें, जिनको बोलने में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, तो वो होते हैं वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, महाप्राणों की संख्या कितनी है हिंदी में वर्णमाला में? तो वो है 15। कितनी है? 15। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों सघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? तो ये तो पहला है, तो ये पहला किसमें? अघोष में आएगा। ठीक है दोस्तों, जो का है वो देखिए पहले तो अल्प प्राण है। ठीक, अल्प प्राण है और अघोष है, अघोष अल्प प्राण, यानी कि देखिए अघोष अल्प प्राण का है, यानी ए का चौथा हो जाएगा। ठीक, ये ए का चौथा हो जाएगा। अगर हम बात करें खा की, अब देखिए खा जो है वो भी देखिए आपका अघोष में ही आएगा, अघोष में। और ये महाप्राण है, अघोष महाप्राण, यानी बी का 2 हो जाएगा। गा की अगर बात करें तो देखिए पहले तो अघोष सघोष में अगर बात करें तो सघोष है, और ये तीसरा वर्ण है यानी सघोष अल्प प्राण है। क्या है ये? सघोष अल्प प्राण। ठीक, और घा की अगर बात करें तो देखिए ये है चौथा वर्ण, चौथा वर्ण सघोष में आएगा और महाप्राण में आएगा, सघोष महाप्राण, यानी कि पहला हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4, 2, 3, 1। क्या ऑप्शन होगा? 4, 3, 2, 1। देखिए किसमें 4, 3, 2, 1, ये ऑप्शन देखें 4, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा है? 4, 2, 3, 1। 27 का 4, 2, हाँ देखिए ये पहला ही दोस्तों है 4, 2, 3, 1, बाकी मैं दूसरे में ढूंढ रहा हूँ। 4, 2, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28।
तो चलिए दोस्तों, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे भाषाविद दिए और यहाँ पर ग्रंथ दिए, आपको उनके ग्रंथ से सुमेल करना है। अब देखिए, पहला है कामता प्रसाद गुरु। क्या है? कामता प्रसाद गुरु। तो बताइए इनका कौन सा ग्रंथ था? दोस्तों आप याद रखिए, इन्होंने क्या हिंदी व्याकरण की रचना किसने की थी? कामता प्रसाद गुरु ने। इस ग्रंथ के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु। अगर हम बात करें किशोरी दास वाजपेयी, तो किशोरी दास वाजपेयी से संबंधित जो ग्रंथ है वो है इसमें से हिंदी शब्दानुशासन। क्या है दोस्तों? हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रामविलास शर्मा की अगर बात करें, तो रामविलास शर्मा से संबंधित एक ही ऑप्शन है, वो है भाषा और समाज। देखिए यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 4 1 3। तो देखिए ये आपके ऑप्शन है, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखिए नेट दिसंबर 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन ए राजस्थान की बात करें, तो यह इंडो आर्यन भाषा परिवार का, इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है ये, ठीक। राजस्थानी जो है, राजस्थान जो क्षेत्र है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश भी देखिए दोस्तों इसी श्रेणी में आता है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बोली जाती है वो इसी की है। तमिलनाडु में दोस्तों आप जानते हैं द्रविड़ भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है ये। तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पहाड़ जो है, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का आखिरी अंतिम क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, यहाँ पर आपको वर्ण दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें मिलाते हैं। देखिए पहला है स्वर ध्वनियाँ। अब देखिए स्वर ध्वनियाँ में सारे स्वर आ जाएंगे। देखिए इसमें किसमें है, तो ये देखिए फोर्थ जो ऑप्शन है ये है स्वर वाला, यानी कि ये फोर्थ नंबर, ठीक। अब देखिए दूसरा है तालव्य ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनियाँ तो कौन सी होती है? ईचू यशा नाम तालु, यानी चा वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं वो तालव्य होती है। देखिए चा वर्ग यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर 5 ये है चा वर्ग की ध्वनियाँ। अल्प प्राण ध्वनियाँ, देखिए दोस्तों अभी हमने बात की थी कि स्पर्श व्यंजनों का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण। अब देखिए किसमें है, तो पहला और ये देखिए ता था ये भी पहला, पा था ये भी पहला, यानी देखिए समय ये है चारों जो हैं अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण ध्वनियाँ बिल्कुल सही है। ये तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर बात करें अघोष ध्वनियाँ, अब देखिए अघोष क्या होता है? वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण देखिए किसमें है। अब देखिए इसमें का, खा, गा, तीसरा वर्ण आ गया, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है। चौथा तक पहुँच गया तो ये तो गलत है। खा देखिए दूसरा है, दूसरा, दूसरा और दूसरा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? 2। यानी देखिए सही आंसर हो जाएगा 4 5 3 2। क्या हो जाएगा? 4 5 3 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 4 5 3 2, यानी देखिए 4 5 3 2, ये ऑप्शन नंबर डी एक ही है, 4 5 3 2। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज हमने 10 क्वेश्चन और किए हैं टोटल, अभी तक हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। नमस्कार।